हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो कल तक हम लोग पढ़े थे कि चेन करेक्शंस क्या होता है, फिर चेन सर्वे कौन कौन सा जगह में किया जाता है, उसके कारण कौन कौन सा एरर आता है। तो जो भी वो वीडियो को नहीं देखे हो पहले जाकर उस वीडियो को देखो, आई बटन में उसका लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी वो रहेगा। तो पहले जाकर वो वीडियो को देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आज का वीडियो हम लोग का करेक्शंस ऑफ टेप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिविल रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता रहता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होए तो उसका भी प्रिपरेशन अच्छा से किया जाएगा। तो जो भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बहुत जल्दी कीजिए और ज़्यादा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि करेक्शंस ऑफ टेप क्या होता है। तो कि जो टेप में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो उसके कारण कौन कौन सा करेक्शंस या कौन कौन सा एरर आता है जिसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ग्राउंड के ऊपर। तो फर्स्ट मेरा करेक्शंस क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस। सेकंड क्या है, स्लोप करेक्शंस, पोल करेक्शन, साइड करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन एटसेट्रा। तो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, कोई भी टेप को बनाने के टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में कौन कौन सा चीज़ को ध्यान में रखा जाता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस। तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस आर डिपेंड इन ट्रू लेंथ ऑफ द टेप। तो ट्रू लेंथ क्या होता है आगे देखते हैं कि एल, स्मॉल एल क्या है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप और ट्रू लेंथ। एल डॉट क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इन ग्राउंड। तो डेजिग्नेटेड लेंथ या ट्रू लेंथ क्या होगा, मान लो ये मेरा कोई एक टेप है, तो ये टेप बनाने के टाइम में ये जो इसका जो लेंथ बोला गया है स्टैंडर्ड, तो वो मान लो 20 मीटर है। तो वो मेरा क्या होगा, 20 मीटर के हिसाब से ही हम बनाएंगे वो लेंथ को जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये टेप को। अभी क्या हुआ, तो वो जो लेंथ हो गया वो मेरा एल हो गया, स्मॉल एल, जिसको हम लोग बोलेंगे डेजिग्नेटेड लेंथ या ट्रू लेंथ। इसके बाद यही टेप को जब ग्राउंड में ले जाएंगे और देखेंगे कि 20 मीटर का डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखेंगे कुछ एरर आ गया। कैसा एरर आ गया कि हो सके कि जितना डिस्टेंस 20 मीटर था उसमें थोड़ा कम हो गया या थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा उसको ही हम लोग देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस में। वो तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो टेप के अंदर जब वो डिफेक्ट आएगा थोड़ा बहुत, तब हम लोग फील्ड में जब यूज़ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा एरिया में डिफरेंस आ सकता है। तो उसीलिए उसको चेक करना पड़ेगा और उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी कारण स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन किया जाता है कि कोई भी सर्वे के करने के टाइम में कोई भी डिफेक्ट या रॉन्ग वैल्यू कभी भी जेनरेट नहीं हो पाए। और ये कौन सा टाइप का करेक्शन होगा, ये कॉम्बाइंड करेक्शंस होगा। ठीक है, कॉम्बाइंड करेक्शन से क्या होता है, एडिशन होता जाता है ना, एरर एक एक करके एडिशन होता जाता है। तो उसी कारण क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन से कॉम्बाइंड करेक्शन होगा। एक टेप के अंदर गलती रहेगा तो जब पूरा वो टेप से हम मेज़र करेंगे तो वो पूरा एरिया के अंदर ही पूरा गलती आ जाएगा, तो एक के बाद एक ऐड होता जाएगा। तो उसीलिए इसको कॉम्बाइंड करेक्शंस के अंदर हम लोग पकड़ते हैं। तो अभी देखते हैं करेक्शंस इन पॉजिटिव कब होता है, जब एल डॉट का वैल्यू ज़्यादा होगा एल से। अभी एल डॉट क्या था, एल डॉट था एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इन ग्राउंड। तो ग्राउंड के अंदर जिसका जो डिस्टेंस हमको मिला वो डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है एक्चुअल लेंथ से, जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया टेप का, तब क्या होता है, तब होता है पॉजिटिव करेक्शंस। कैसे हम लोग देखते हैं, मान लो ए बी दो कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 20 मीटर अप्रॉक्सीमेट मान लिए। तो क्या बोला, एल डॉट, एल डॉट क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप है इन ग्राउंड। तो ग्राउंड का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर है। अभी क्या करेंगे, डेजिग्नेटेड लेंथ जो हम लोग का टेप हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम लोग ले आए हैं उसका वैल्यू जब इससे कम हो जाएगा, इसका वैल्यू इससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, जब ये वैल्यू क्या होगा, जब डेजिग्नेटेड जो लेंथ है या टेप है जिसका लेंथ क्या होगा, कम हो गया, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, मान लो जो डेजिग्नेटेड लेंथ है वो हो गया 18 मीटर और मेरा ग्राउंड का वैल्यू है
20 मीटर, तो दोनों साइड में 1 मीटर शॉर्ट पड़ गया। तो उसी कारण यहाँ पर इतना तक ही 80 मीटर आया जो मेरा टेप होगा। तो इस साइड में भी इसको 1 मीटर ऐड करना पड़ेगा, इस साइड में भी 1 मीटर ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल लेंथ को अचीव करने के लिए। तो उसी लिए क्या होगा, दो साइड से दोनों को ऐड किया जाता है। तो उसी लिए बोला जाता है कि जब एल डॉट ज़्यादा होगा एल से, कैसे कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इन ग्राउंड ज़्यादा होगा हम लोग का डेजिग्नेशन लेंथ या ट्रू लेंथ ऑफ टेप से, तब क्या होगा, जब हम लोग का पॉजिटिव करेक्शंस होगा। और उसका जब अपोजिट हो जाएगा कि कब होगा, जब मेरा डेजिग्नेटेड लेंथ का या जो भी टेप हमको दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, उसका वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा, क्या किसमें, जो फीड में हमको जो लेंथ डिफाइन करने के लिए बोला गया है उसके हिसाब से, तो क्या होगा, हमको नेगेटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे नेगेटिव, मान लो जो हमको एक लेंथ बोला ए टू बी का लेंथ है 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या होगा, एल डेजिग्नेटेड लेंथ है। तो अभी हमको जो टेप दिया गया है वो मान लो है 20 मीटर का, एज्यूम करते हैं। तो 20 मीटर का हम लोग का है पूरा टेप, और मेरा जो लेंथ है वो है 15 मीटर। तो इस साइड से भी हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट घटाना पड़ेगा, इस साइड से भी कुछ अमाउंट घटाना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको ये जो 15 मीटर है, 15 मीटर तो छोटा है ग्राउंड के हिसाब से, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो उसी लिए ये इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो उसी कारण क्या बोला जाता है, जब मेरा टेप का वैल्यू ज़्यादा होता है ग्राउंड से, तब वो होता है नेगेटिव करेक्शंस। जब हमारा टेप का वैल्यू, जब मेरा ग्राउंड का वैल्यू ज़्यादा होता है टेप से, तब होगा पॉजिटिव करेक्शंस। तो करेक्शंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी ए से स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, एल डॉट माइनस एल इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। एल डॉट क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इन ग्राउंड। एल क्या है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप इन ट्रू लेंथ, डिवाइडेड बाई एल, कैपिटल एल क्या है, करेक्टेड लेंथ या मेजरिंग लेंथ ऑफ द सेक्शंस या सर्वे एरिया। तो एल क्या है, जो एक्चुअल जो सर्वे के कारण जो करेक्टेड मेजरमेंट है वो लेंथ है। और एल डॉट क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इन ग्राउंड। डेजिग्नेटेड क्या लेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में जो लेंथ उसको मिला है। तो ऐसे करके हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्लोप करेक्शंस क्या होता है। तो स्लोप करेक्शंस क्या है, स्लोप करेक्शंस के अंदर जो क्वेश्चंस आता है वो है, स्लोप करेक्शंस क्या है, स्लोप करेक्शंस होता है कि एक एंगुलर करेक्शंस होता है कोई भी सर्वे के कारण, कि कोई बिल्डिंग का कोई हाइट मतलब मेज़र करने के तुम आपको बोल दिए मान लो, तो ग्राउंड से कितना हाइट में या कितना एंगल में है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्लोप करेक्शंस के ऊपर। स्लोप करेक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आता है वो होता है कि स्लोप करेक्शंस पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव होता है। तो स्लोप करेक्शंस ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कैसे हम लोग स्लोप करेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बिल्डिंग का हाइट मान लो तुमको निकालना है। तो बिल्डिंग का हाइट जो है, यहाँ बिल्डिंग से यहाँ पर मान लो एक कोई ए स्टेशन है, यहाँ पर बी स्टेशन है, बी स्टेशन के अंदर मेरा बिल्डिंग है इतना हाइट में। तो हाइट हम लोग जान लिए कितना है, कुछ अमाउंट का हाइट है एच, और ये डिस्टेंस हमको पता है एल। तो हम लोग ये जो एंगल है इसको हम लोग निकाल पाएंगे। इसके बाद जो भी एंगल रिप्रेजेंट करेगा वही मेरा क्या होगा, स्लोप। और स्लोप करेक्शंस क्या होता है, माइनस एच स्क्वायर, मतलब जो ये हाइट है एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, एल मतलब ये जो लेंथ है ये। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कोई टाइम के कारण मेरा जब स्लोप करेक्शंस या थीटा मेरा क्या होगा, लेस देन 3 डिग्री हो जाएगा, तब हम लोग कोई भी जगह में स्लोप करेक्शंस नहीं करेंगे। जब मेरा जो एंगल ऑफ थीटा या स्लोप लेस देन 3 डिग्री हो जाएगा, तब वहाँ पर कोई भी स्लोप करेक्शंस करने का ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पुल करेक्शंस। पुल करेक्शंस क्या है, कोई भी चेन को जब हम लोग खींचेंगे, टेप को खींचेंगे इस साइड से, पुल मतलब क्या होता है, टेंशन होता है। तो जब इस बोथ साइड से इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपांड होना स्टार्ट करेगा। तो उसके हिसाब से ही बोला गया है कि पुल करेक्शंस को मेज़र करते हुए कि पुल करेक्शंस 2 टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब P का वैल्यू P0 से ज़्यादा होगा तब पॉजिटिव कहलाएगा, जब P0 का वैल्यू ज़्यादा होगा P से तब नेगेटिव कहलाएगा। और यह करेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, CP से रिप्रेजेंट किया जाता है, P माइनस P0 इंटू L बाई AE। तो P क्या है, P है पुल अप्लाइंग फॉर
मेज़रमेंट करने के टाइम में फील्ड के अंदर जितना टेंशन वो टेप को सहना पड़ रहा है वही मेरा P है। P0 क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन पुल या स्टैंडर्ड पुल। जो जब ये कोई टेप को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो कुछ ना कुछ पुल करेक्शंस जोड़ के ही वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं P0। L क्या होता है? जो मेज़रमेंट जो लेंथ है ग्राउंड के ऊपर वो लेंथ है L, ये जहाँ वो लेंथ है। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया वो ग्राउंड का। E क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील। तो क्या होगा? स्टील का जब टिप यूज़ करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², यह मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो कुछ एक्सपेंड कर सकता है, कमेगा तो टेम्परेचर के ऊपर कुछ इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो यही पुल करेक्शंस था। पुल करेक्शंस का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लोप करेक्शन में भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर करेक्शंस क्या होता है। तो टेम्परेचर करेक्शंस क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर करेक्शंस द लेंथ विल बी चेंज। मतलब टेम्परेचर के कारण जो टेप के अंदर चेंजेस आएगा उसको ही हम लोग यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो उसको हम लोग जो टेम्परेचर के कारण, मान लो एक टेप है, कोई भी एक टेप है, स्टील का टेप है या कोई भी मेटालिक टेप है, तो उसके अंदर जब टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जाएगा तो वो क्या एक्सपांड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, उसके अंदर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो उसका कारण हम लोग जब उसको ग्राउंड में यूज़ करेंगे तो वो जो वैल्यू देगा वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। तो उसके कारण हमको क्या होगा? जो मेज़रमेंट है हमारा वो गलत होता जाएगा। तो उसी कारण हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसी कारण हमको जो मेज़रमेंट है वो करेक्ट करने के लिए वो जो टेम्परेचर करेक्शंस होता है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे ठीक करेंगे? टेम्परेचर करेक्शंस को करने के लिए क्या होता है? TC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा इंटू Tm माइनस T0 इंटू L, ये होता है ये फार्मूला। अल्फ़ा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। जो भी मटेरियल्स यूज़ करेंगे, स्टील का करेंगे तो स्टील का, कोई भी हम लोग मेटल यूज़ करेंगे उसका होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन के ऊपर रहेगा तो टेम्परेचर के ऊपर पूरी अफेक्टेड रहेगा वो चीज़। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बढ़ सकता है, कमेगा तो कम भी सकता है। Tm क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट व्हिच टेप कैलिब्रेटेड। जब एक कैलिब्रेटेड होता है तब उस टाइम कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है टेप के, तो उसको हम लोग बोलते हैं T0। Tm क्या होता है? मेज़रमेंट टाइम के जो टेम्परेचर मिलता है फील्ड के ऊपर मान लो ये फील्ड के ऊपर कोई टेप में हम लोग मेज़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो धूप कंटिन्यूसली पड़ेगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ तो एक्सपांड कर सकता है। तो उसके कारण क्या होता है? Tm क्या है? Tm उसी टेम्परेचर होता है जो ग्राउंड में जो टेप यूज़ करने के चलते वो एक्सपेंड करता है। और ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो भी हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं टेप का उसको T0 बोलते हैं। Tm होता है मैन्युफैक्चर जो मेज़रमेंट होता है करने का टाइम में ऑन फील्ड का ऊपर जितना एक्सपेंड करता है टेम्परेचर के कारण वो होता है Tm। तो इसको हम लोग इस कारण रिप्रेजेंट कर सकता है। तो Tm क्या है? Tm जब ग्रेटर देन होगा T0 से तब होगा पॉजिटिव करेक्शंस, जब T0 ग्रेटर देन होगा Tm से तब होगा नेगेटिव करेक्शंस। तो Tm मतलब जब जो मेज़र करने ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और उसके कारण जो एक्सपांसन होगा ज़्यादा होगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांसन से, तो वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में उतना बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपांसन को या टेम्परेचर करेक्शंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसके कारण ये पॉजिटिव में आता है। और जब मेरा जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में जो टेम्परेचर है करेक्शन से वो ज़्यादा मान लिए है ग्राउंड के ऊपर से, तब वो होगा नेगेटिव करेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है करेक्शंस इन सैग। सैग क्या होता है? जब हम लोग दोनों साइड से चेन को या टेप को खींचते हैं तो जब हम लोग उतना ज़ोर से नहीं खींचते तो ये ऐसा करके ऐसा कार्व कर लेता है ना, तो ऐसा करके मतलब ये रहता है, झूलता हुआ रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सैग करेक्शंस ड्यू टू ओन वेट ऑफ द चेन। जो चेन का ओन वेट है, खुद का वेट है, उसके कारण क्या होता है चेन ऐसे करके कार्व में झूलता हुआ रहता है। तो इसी कारण चेन के अंदर एक्चुअल मेज़रमेंट हम नहीं ले पाते हैं
तो इसके कारण क्या होता है, जब एक्चुअल हम लोग ठीक ठाक मेजरमेंट नहीं करेंगे तो इसके कारण या ड्यू टू सैग करेक्शन के कारण मेरा कुछ डिफेक्ट हो सकता है चेन के ऊपर या फील्ड के ऊपर, तो उसको करेक्टेड करना पड़ेगा। तो कैसे करेक्टेड करेंगे, उसको करेक्टेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सैग करेक्शन है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये होता है W² LQ डिवाइड बाई 24 इंटू P²। तो ये फार्मूला को बहुत इजीली लोग देख सकते हैं, मगर ये फार्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ड्यू टू सैग करेक्शंस व्हाट आर द फार्मूला इट इज़। तो ये होगा W² LQ डिवाइड बाई 24 P²। W क्या होता है, ओन वेट होता है, L होता है लेंथ, और P क्या होता है, P होता है उसका थर्मल एक कांस्टेंट, ठीक है, कितना प्रेशर में उसको खींचा जा रहा है। और टेप क्या है, टेप ऑलवेज सैग डाउनवर्ड, हम पहले ही बोल दिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, जो खुद का वेट है चेन का, इसके कारण जब इसको पूरी हम लोग कॉन्टिन्यूसली नहीं खींचेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे कर्व में आ जाएगा। और सैग करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो मेरा जो सैग करेक्शंस है और मेरा क्या है जो स्लोप करेक्शंस है वो दोनों ही हर टाइम नेगेटिव होता है, और बाकी सब करेक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव वेरी करता रहता है। इसके बाद एक चीज़ हम लोग बोल देंगे कि जो भी करेक्शंस ऑफ हम लोग टेप पढ़े हैं, ये मेरा क्या है, ये कौन सा करेक्शंस में आता है, वो मेरा होता है कॉम्बाइंड करेक्शंस के अंदर। कॉम्बाइंड करेक्शंस क्या है, कॉम्बाइंड करेक्शंस होता है कि कोई भी टेप या कोई भी चीज़ के अंदर जब क्या होगा, जब उसके अंदर डिफेक्ट रहेगा और उसी डिफेक्ट को मानते हुए हम लोग बार बार उसी चीज़ में हम लोग टेस्ट करते हुए जाएंगे। तो मान लो कोई चेन के अंदर या कोई टेप के अंदर कोई गलती है, उसको बार बार हम लोग फील्ड में यूज़ करेंगे, तो उसी गलती को बार बार दोहराएंगे, तो उसके कारण पूरा जो सर्वे जो एरिया होगा वो पूरा अफेक्टेड होता जाएगा, एक के साथ एक जो एरर है एडिशन होता जाएगा। तो जब मेरा एडिशन ऑफ एरर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बाइंड करेक्शन वहाँ पर रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये सब करेक्शंस मेरा क्या है, कॉम्बाइंड करेक्शन है। और एक टाइप का करेक्शंस आता है जिसको बोलते हैं रैंडम करेक्शंस या रैंडम एरर भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या होता है, सडनली ओकर होता है, कोई टाइम में दिखाया जाता है, ड्यू टू ह्यूमन एरर भी हो सकता है या मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसके कारण भी हो सकता है। तो ये बार बार एक बार दो बार आ सकता है, मगर हर बार नहीं आएगा। मगर जो मेरा कॉम्बाइंड करेक्शंस है, ड्यू टू कुछ डिफेक्ट के कारण मेरा पूरा एक के साथ एक एडिशन होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है मेरा कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ इन लीनियर मेजरमेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेग। पेग क्या होता है, एक वुडन टाइप का हम लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको क्यों किया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है मेकिंग सर्वे स्टेशंस एंड एंड पॉइंट। कोई भी सर्वे स्टेशन को लोकेट करने के लिए और जो एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे होता है उसको लोकेट करने के लिए, या स्टेशन जो पॉइंट होता है उसको लोकेट करने के लिए ये इसको लगाया जाता है, ठीक है। जनरली मेड फॉर वुड मतलब काठ से इसको बनाया जाता है, लकड़ी से इसको बनाया जाता है। साइज क्या होता है, 25 × 25 × 150 mm और 40 × 400 mm। तो 25 इस साइड, 25 इस साइड और 150 इस साइड, 40 इस साइड, 40 इस साइड और 400 इस साइड, ठीक है, विथ ब्रेथ एंड लेंथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एरोज़। एरो क्या होता है, एरो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, मेकिंग टू चेंज पॉइंट या पोजीशंस ऑफ एंड पॉइंट। सेम काम है पेग और एरो का, सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये वुड से बनाया जाता है पेग और एरो बनाया जाता है स्टील से। तो जो स्टील होगा, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो एरो यूज़ करते हैं उसका वैल्यू होता है 700 Nm/mm²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टली, और ये बहुत लड़का जानता भी नहीं है। तो जो भी एरो हम लोग यूज़ करते हैं उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए 700 Nm/mm²। डाया है 4 mm और टॉप पोर्शन जो होगा उसका जो डाया है वो है 50 mm। इसके बाद 10 नंबर्स ऑफ एरो आर प्रोवाइडेड इन सिंगल चेन। जो भी हम लोग एक सिंगल चेन होगा उसके हिसाब से
20 मीटर या 30 मीटर का जो चेन होगा उसमें 10 नंबर ऑफ एरो हम लोग को लगाना होता है हर एक स्टेशन के ऊपर। तो ये भी एक हम लोग का अच्छा डाटा है, इसको याद रखो। और लेंथ ऑफ एरो क्या होता है, जो लेंथ ऑफ एरो होगा वो अप्रॉक्सीमेट 250 टू 500 mm के ऊपर वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ हो जाता है 250 टू 500 mm। इसका डाया, टॉप पोर्शन का डाया होता है 50 mm, बाकी पोर्शन का डाया होता है 4 mm। इसके बाद ड्रॉप एरो आर प्रोवाइडेड। तो ड्रॉप एरो क्या होता है, ये मेरा स्टील से बनाया होता है, मगर और एक एरो आता है जो ड्रॉप एरो हम लोग बोलते हैं। ड्रॉप एरो क्या होता है, यहाँ पर एक कोटिंग रहता है रबर का, ये इसके ऊपर स्टील के ऊपर एक रबर का कोटिंग रहता है। वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मान लो कोई बहुत हाई लेवल में मेरा सर्वे हो रहा है, मान लो कोई ये बहुत बड़ा बिल्डिंग में सर्वे हो रहा है, तो जब इसको पेग को हम लोग कुछ कारण नीचे में गिरा देंगे या कुछ कारण नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, वो पेग टूट सकता है, या इसको ये मतलब क्या हो सकता है, ये ऐसे करके ये इसका जो एक्चुअल शेप है वो बिगड़ सकता है। तो उसके कारण हम लोग जब बहुत हेवियर कोई सर्वे करते हैं बहुत ऊपर में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉप एरो यूज़ करते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो गिर जाएगा वो टूटेगा नहीं या कुछ डिफेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर। तो इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेंजिंग रॉड। तो रेंजिंग रॉड क्या है, रेंजिंग रॉड क्या करते हैं, लोकेशंस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ए लॉन्ग सर्वे लाइन। कोई भी लॉन्ग सर्वे लाइन के ऊपर नंबर ऑफ लोकेशंस पॉइंट, कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग सर्वे लाइन के ऊपर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। और क्या रेंजिंग आर वेरी लॉन्ग लाइन के ऊपर। तो रेंजिंग जो है, रेंजिंग बहुत हाई लाइन के ऊपर या बड़ा लाइन के ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, और क्या, जो भी ये बेंड्स होता है कोई भी रेंजिंग रॉड के ऊपर, तो रेंजिंग रॉड के ऊपर जितना बेंड्स होता है वो होता है 200 mm गैप छोड़ के। तो दो टाइप का रेंजिंग होता है, एक होता है 2 मीटर का, एक होता है 3 मीटर का। जो 2 मीटर का रेंजिंग होगा उसका भी होगा, जो बेंड्स होगा उसका डिस्टेंस होगा 200 mm, और 3 मीटर का जो रेंजिंग रॉड होगा उसका भी डिस्टेंस होगा 200 mm, और डाया होता है 60 टू 100 mm। इसके बाद और एक कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये है प्लम बॉब। तो प्लम बॉब कहाँ पर यूज़ किया जाता है, प्लम बॉब यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को सेंटर लाइन में ले आने के लिए या सेंटर ऑफ पॉइंट निकालने के लिए। तो अलाइंड एट ए सेंटर पॉइंट इटसेल्फ, मान लो कोई एक टेबल है, ठीक है, तो टेबल को सेंटराइज करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लम बॉब को यहाँ पर झूला मतलब या कर देंगे, प्लम बॉब को यहाँ पर सेट कर देंगे, और वहाँ से ही हम लोग बोल पाएंगे कि वो टेबल एक लेवल में आया या नहीं आया। ठीक है, तो सेंटर लाइन डिफाइन करने के लिए प्लम बॉब हेल्प करता है हमको। जो प्लम बॉब होता है उसका स्टैंडर्ड वेट होता है 2 to 5 न्यूटन। ठीक है, और लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है 50 mm। ठीक है, और इसके बाद क्या है, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होता है, मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड। जो क्लिनोमीटर है, जो हम लोग स्लोप करेक्शन पढ़ रहे थे उस टाइम, कोई भी हाइट बिल्डिंग को निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग का हाइट लेंथ मान लो दिया गया है इतना, हाइट भी हम जानते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिनोमीटर को बैठाएंगे और ये एंगल को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग क्लिनोमीटर बैठा के स्लोप ऑफ ग्राउंड को निकाल सकता है कोई भी जगह का। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस टाप। क्रॉस टाप कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस टाइप का, जिसको क्या कहते हैं, इस साइड से इस साइड को बाइसेक्ट किया जाता है, इस साइड से इस साइड को बाइसेक्ट किया जाता है, कोई भी ऑफसेट को या कोई भी साइड को रेस्पेक्ट में। मान लो यहाँ पर कोई ऑफसेट है, तो ये ऑफसेट को ये दोनों रेंजिंग से पास करना पड़ता है और उसको मार्किंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑफसेट क्या करता है, सेटिंग आउट ए ऑफसेट इन चेन एंड सेटिंग आउट राइट एंगल। कोई भी चीज़ का ऑफसेट और राइट एंगल मेज़र करने के लिए हम लोग को क्रॉस टाप का ज़रूरत होता है। 3 टाइप का क्रॉस टाप होता है, एक को बोला जाता है ओपन क्रॉस टाप,
एक को बोला जाता है फ्रेंच क्रॉस टॉप, एक को बोला जाता है एडजस्टेबल क्रॉस टॉप। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 गो ही है। ओपन क्रॉस टॉप में जो हम लोग का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। जो फ्रेंच क्रॉस टॉप होता है उसके अंदर जो एंगल होता है वो 45 और 135 डिग्री। एडजस्टेबल जो क्रॉस टॉप होता है उसके अंदर कोई भी एंगल हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। तो वीडियो कैसा लगा बोलिए, वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्यूशन करने के लिए। और बहुत ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ा रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी अच्छा रहिए और मस्त रहिए।